हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 151, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। अगला प्रश्न है 152, डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? तो उत्तर, डीवी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, फ्रोबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया था जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? तो फ्रोबेल ने अपना विद्यालय सन 1839 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? तो मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा भाषा तथा गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है। कैसे? शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक कारण और यह है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है, जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्थान के दूर होने पर भी मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशलता तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें कहा गया है, सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है, जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है 160, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। तो इसका पहला कारण है राष्ट्रीय प्रगति के लिए, और दूसरा है आर्थिक विकास के लिए, और तीसरा है मानव संसाधन कुशलता के लिए, और अगला है परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए। उसके बाद अगला है परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने
कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा द्वारा समाज का विकास का कार्य करती है। अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। तो समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। तो अगला प्रश्न है 164, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? तो समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद के साधनों का प्रबंधन करता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। चलिए अगले प्रश्न पे चले। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 167, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, इस संबंध में गिजू भाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुँच सकें। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी ओर हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है? तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। अगला प्रश्न 169, किसका कथन है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है? तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं, पहला है बालक का महत्व, दूसरा सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 171, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं, पहला है उचित पथ प्रदर्शन, दूसरा नवीन मूल्यों और एक आदर्शों का निर्माण, उसके बाद है गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, अगला है सामाजिक कुशलता का विकास। चलिए अगला प्रश्न है 172, जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? तो जॉन डीवी ने शिक्षा के दो आधार बताए, पहला मनोवैज्ञानिक आधार और दूसरा है सामाजिक आधार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं या जॉन डीवी के शिष्य थे? योजना विधि के प्रमुख सोपान हैं जो इस प्रकार हैं, पहला है क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा है समस्या और तीसरा है समानित समाधान, अगला है परीक्षण एवं प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, SCERT का पूरा नाम? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और उसके बाद अगला है NCERT का पूरा नाम बताइए। तो NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला है 178, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में हुआ। NCERT कहाँ है? उत्तर, NCERT नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है बीआरसी का पूरा नाम, तो बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र है। अगला प्रश्न है घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए, तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। अगला प्रश्न है बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन हैं, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आदि जनसंचार हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए, तो राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए, तो भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। ये थे राष्ट्रीय एकता के लाभ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए, तो उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। चलिए अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। आपको मैंने 3 बता दिया है, तो इसमें 2 हैं। कर्मेंद्रियों की शिक्षा और अगला है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है, तो उनके अनुसार पहला है करके सीखना, और दूसरा अनुभव से सीखना, और तीसरा सह संबंध विचित। चलिए अगले प्रश्न पे चले। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है, तो उत्तर है पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट है। अगला है खेल विधि के जनक कौन है, तो खेल विधि के जनक फ्रोवेल हैं। अगला प्रश्न 191 किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रोवेल हैं। अगला प्रश्न है ड्रॉप आउट बच्चे कौन होते हैं, यानी कौन है, तो वे समस्त बच्चे जो शिक्षा का मुख्य धारा से दूर हैं और ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मानव की शिक्षा के पुस्तक के रचयिता फ्रोवेल हैं। अगला प्रश्न है किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बालू भवन कहा है, तो उत्तर है गिजुभाई बधेका ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया, तो सन 1969 में। चलिए अगला प्रश्न 196 नंबर शिक्षा को निश्चित स्तर पर सभी के लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 197 एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। अगला प्रश्न है परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं, तो शिक्षा के। अगला प्रश्न है विद्यालयों में सभी को एक साथ रहना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है दोस्तों विद्यालय व समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है, लैंगिक समानता, यानी क्लास में सभी के साथ समानता से व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों ये था हम लोगों का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 3। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।